नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए खास पेशकश लेकर आया हूं। जी हां, बात की जाती है कि भाई आज के ज़माने में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन ये सब दिखावे की बात है, कहने की बात है। आज भी बिहार में क्या हो रहा है सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको तो याद ही होगा एक केस आयुष दीपक का, जो डिप्टी कमांडेंट थे आईटीबीपी में, मतलब इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में डिप्टी कमांडेंट थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या का कारण भी उन्होंने बताया था, एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी आत्महत्या का कारण बताया था उनकी बहन का पुलिस वाले के द्वारा अपमान और न्याय नहीं मिलना। लेकिन कुछ नहीं हुआ उस मामले में। अभी मेरे साथ हैं ज्योति भारती, जिनके साथ पुलिस ने गुंडागर्दी की और घसीट कर इनको थाने ले गई, इनके खिलाफ झूठा मुकदमा किया, इनका कहना है, और बहुत तरीके से प्रताड़ित किया। इन्होंने भी काउंटर केस किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब आराम से घूम रहे हैं पुलिस वाले, दोषी पुलिस वाले, और ये दर दर भटक रही हैं न्याय के लिए। ज्योति जी, क्या हुआ था आपके साथ? भागलपुर के नाथनगर ललमटिया थाने के पुलिस ने क्या किया था? मुझे घर से घसीट करके, मेरा कपड़ा फाड़ते हुए, मेरा मोबाइल छीनते हुए हमको ललमटिया थाना 150 से 200 मीटर दूरी पर है, वहाँ तक हमको घसीट करके ले गया। मेरा पैजामा फट गया, ऊपर पूरा अर्धनग्न हो गए थे, और चप्पल मेरा घसीटते हुए ये अंधेरा गली के तरफ से शॉर्टकट वाला रास्ता से हमको ले गया, और मेरा दोनों पैर का चप्पल मतलब निकल गया था, और मेरा दोनों पैर में चोट आई थी। मेरा पैर में बहुत दर्द हो रहा था, स्वेलिंग हो गया था। इस तरह से एकदम घसीटते हुए हमको कौन सा बड़ा कांड कर दिया था आपने कि पुलिस ने आपको एकदम जानवर की तरह घसीटा? बस वहाँ पुलिस इतना बेरहमी से बच्चे लोग को, महिलाओं को पीट रहे थे। हम अपने घर के सामने खड़े होकर के बस ये मंजर देखे तो हमको बहुत तकलीफ़ हुआ कि इस तरह से मतलब मार पीट करके, तो उसी पर बोले इस तरह से बेरहमी से क्यों मार पीट कर रहे हैं, मतलब और मार पीट तो कर रहे थे, अश्लील हरकत भी कर रहे थे साथ में यहाँ। तो ये गई थी पुलिस आपके पड़ोस के घर में? वो शराब का मतलब ये रेड उड पड़ा था, कहीं मुखबिर के द्वारा इन लोग को पता चला, तो फिर उसके बाद ये लोग अपना रेड करने आए। शराब तस्करी की खबर थी पुलिस को। पुलिस ने आपके पड़ोसी के यहाँ रेड किया, लेकिन पुलिस गुंडागर्दी कर रही थी, महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रही थी, बच्चों के साथ मारपीट कर रही थी। आपको देखा नहीं गया और आपने हस्तक्षेप कर दिया, यही अपराध? बस बस बस। आपने सोचा था कि इतनी सी बात के लिए आप? नहीं, कभी नहीं सोचे थे मेरा ये हाल होगा। मेरा परिवार है, ये इंसिडेंट के बाद मतलब मेरा घर संसार उजड़ जाएगा, मेरा भाई मतलब आत्महत्या कर लेगा। आपके भाई ने आत्महत्या क्यों कर ली? वो जब से मेरा इंसिडेंट हुआ तब से वो मतलब उसको ये हो गया था कि मेरी बहन के साथ इस तरह से मतलब कैसे यहाँ मतलब पुलिस वाला कर सकता है, जबकि कुछ मतलब हम कुछ बोले भी नहीं थे। पुलिस ने क्या कहा, क्यों आपको? हमको भद्दी भद्दी गाली देने लगा, बोला कि इसको मारो, हाँ मारो। तो उस पर हम बोले कि आप हमको टच नहीं कर सकते। मेरा तो कुछ रोल भी नहीं था। आपको घसीट कर जो ले गए थे पुलिस वाले, वो क्या महिलाएं थी या पुरुष थे? पुरुष महिला दोनों थे यहाँ। और राजीव रंजन हमको चबूतरे पर से घसीटते ऐसे दबोच करके हमको ये किए कि ये फिर महिला सिपाही को बोले इसको ले जाओ। तब तक दूसरा राजीव रंजन जो थानेदार था, हाँ, और फिर दूसरा पुलिस मेरे हाथ से मोबाइल छीना, और वो हमको नीचे चबूतरा से नीचे गिरा करके फिर वो जो लेडी कांस्टेबल थी उन लोगों को बोले ले जाओ इसको, यहाँ घसीट करके ले जाओ, और मतलब हमको घसीटते हुए थाना तक हमको ले गया। आपने कभी सोचा था सपने में भी कि आप पुलिस की गुंडागर्दी का विरोध करेंगी तो ये नतीजा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। हम तो कुछ बोले भी नहीं थे सर। हम तो बस यही, अभी भी हम सोचते कि हम बेकार निकले। मेरा मतलब पूरा घर संसार, मेरा भाई
जो कि इतना हम लोग का मतलब उस पूरा परिवार उस पर आश्रित था, मतलब वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट था, कोई छोटा अफसर तो नहीं था। और यहाँ मतलब हम मेरे घर हमको थाना ले जाने के बाद फिर डीएसपी साहब आए। मेरी मम्मी का पैर टूटा हुआ था, उनका ऑपरेशन हुआ था, 3 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट बोले हुए थे डॉक्टर। तो मतलब वो तो बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, और जिस समय ये इंसिडेंट हुआ था तो गैस भी जल रहा था। जैसे हमको दबोचा उस समय हम बोले हैं कि ये मेरी मम्मी का पैर टूटा हुआ, मम्मी मेरी अकेले है, बस हम दोनों महिलाएं ही घर में थे, और कोई नहीं था। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं था और कोई नहीं था, बस हम ही दोनों थे यहाँ। आपके भाई ने सुसाइड का क्या कारण बताया? सुसाइड नोट लिखा था ना? हाँ हाँ, तो वही इससे मतलब बहुत ज़्यादा ही वो ये हो गया, झकझोर गया उसका मन कि मतलब मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया। और फिर उसके बाद मतलब हम इस पोस्ट पर रह करके हम जब अपनी बहन को हम ये इंसाफ नहीं दिला, मदद नहीं कर पाए, तो फिर मेरा मतलब इस वर्दी का। देखिए, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के डिप्टी कमांडेंट थे आयुष दीपक। उनको लगा कि हमारी ही बहन के साथ ये अन्याय हो गया, और वो भी पुलिस वाले ने ये अन्याय किया। मैं न्याय नहीं दिला पा रहा हूँ, अपनी बहन के हक के लिए, न्याय के लिए लड़ नहीं पा रहा हूँ, बेकार है ये ज़िंदगी। और उन्होंने एक सुसाइड नोट बनाया और अपना सुसाइड का कारण बताते हुए अपनी जान दे दी। आप सोचिए कि ये पुलिस की गुंडागर्दी किस हद तक बढ़ गई है। क्या पुलिस वाला किसी महिला के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कर सकता है, उसे इस तरह से प्रताड़ित कर सकता है? क्या आरोप था? पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इनके पड़ोस में एक घर में छापा मारा। खबर थी कि शराबबंदी में वो शराब की तस्करी कर रहा है परिवार। ठीक है, पुलिस ने छापा मारा, पुलिस बरामद कर सकती थी शराब, पुलिस पकड़ करके आरोपियों को जेल ले जा सकती थी, लेकिन पुलिस वालों ने जिस तरह से गुंडागर्दी की उस आरोपी परिवार के साथ, मतलब उसके बच्चों के साथ मारपीट, महिलाओं के साथ छेड़खानी, और पड़ोसी होने के नाते इन्होंने देखा तो रहा नहीं गया, केवल मना किया, सलाह दी कि ऐसा मत करिए बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। और पुलिस वालों को ये नागवार गुजरा, और इतना नागवार गुजरा कि इनको ही निशाना बना लिया। देखिए, गए थे शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करने, और पड़ोसी महिला के साथ ये दुर्व्यवहार हो गया। तो ये हिला देने वाली घटना है। लेकिन बिहार क्यों नहीं हिल रहा है? बिहार के लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं? सरकार क्यों सोई हुई है? और जिस दरोगा ने गुंडागर्दी की उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? आपने तो शेड्यूल ट्राइब थाने में केस भी किया होगा। यहाँ ये मेरा भाई एसपी को फ़ोन किए उस रात, मतलब 50 बार फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। और एसओचओ को भी फ़ोन किए, वो भी एक बार रिसीव करके फिर ऐसे ही इग्नोर कर दिया, नहीं फ़ोन उठाया। और फिर मतलब डीएसपी साहब जो मतलब आए हम लोग के घर पर, तो मम्मी बहुत विनती की, देखिए मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, पहुंचा दीजिए घर। लेकिन मतलब ये घर का माहौल भी देखते हुए कि इनका पैर टूटा हुआ है, अकेली औरत है, मतलब बूढ़ी है, और मतलब इनकी बेटी को हम कैसे रात भर रख सकते बिना कुछ कारण का यहाँ। लेकिन फिर भी हमको थाना में बंद करके रखा, मारा पीटा, और फिर उसके बाद मतलब ये मोबाइल तो छीन ही लिया था, लॉक खुलवा करके। फिर आप एसपी से मिली, डीएसपी से गुहार लगाई, न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? एसपी से मिले नहीं, एसपी को फ़ोन किया गया, लेकिन एसपी यहाँ एसपी दरोगा डीएसपी सब लोग रिश्तेदार ही हैं, एक दूसरे को लग रहा है बचाने का कोशिश में है, क्योंकि अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आरोपी दरोगा एसपी का रिश्तेदार है? हाँ, रिश्तेदार ही है। तो आप देखिए, इनका आरोप है कि जो आरोपी दरोगा है जिसने गुंडागर्दी की है, इनके साथ मारपीट की है, जिसका नाम उनको बचाया जा राजीव रंजन है, थाना प्रभारी है, उसके खिलाफ एसपी इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं के बिरादरी से वो आता है। तो क्या जाति मजहब देखकर पुलिस कार्रवाई करती है? देखिए, ये घटना आपको देखने में मामूली लग सकती है, लेकिन एक शेड्यूल कास्ट का परिवार, जो पढ़ा लिखा परिवार है, जिस घर में इंजीनियर और डॉक्टर हैं, जिस घर में एक इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का डिप्टी कमांडेंट है। पापा क्या? मेरे पापा डीएसपी थे, पुलिस। ले लीजिए, तो इनके पिता खुद पुलिस में डीएसपी थे। तो जिस शेड्यूल कास्ट परिवार के घर में एक डीएसपी रहा हो, यानी पुलिस वाला रहा हो, जिस घर में उनका बेटा
इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का डिप्टी कमांडेंट हो और जिस घर में के दामाद बड़े बड़े अधिकारी और इंजीनियर हों, उस परिवार के साथ क्या हुआ है, पुलिस ने कितनी गुंडागर्दी की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या दलित समाज का कोई परिवार होगा, उसके साथ पुलिस क्या करेगी। मेरा सवाल पुलिस के टॉप अधिकारियों से है कि क्या पुलिस का मतलब गुंडागर्दी होता है? क्या वर्दी में पहनकर पुलिस वाले किसी के साथ इस तरह से गुंडागर्दी कर सकते हैं? तो जांच तो होनी ही चाहिए थी, और इनके द्वारा जो मुकदमा दायर किया गया है थाने में, उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। तो एक महिला दर दर भटक रही है न्याय के लिए, और कोई सुन नहीं रहा है, न मीडिया सुन रहा है, न पुलिस सुन रही है, न नेताओं को फुर्सत का है चुनाव में। तो अब क्या करेंगी आप? अब आगे हम लोग तो, भाई मेरा ऐसा करके चला गया, अब हम लोग तो वो चीज़, अब भाई को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब मतलब न्याय मिल जाए हम लोग को, बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो आरोपी है उनको मतलब सज़ा मिले। थाना में भी हम लोग के साथ बहुत दुर्व्यवहार, बहुत भद्दी भद्दी गाली, और फिर यही कि मतलब ये जो बोल रही है मानहानि का केस करेंगे, तो ऐसा करो कि ये मानहानि का केस करने लायक ही नहीं रहे। मतलब मेरा जो ऊपर का वस्त्र फटा हुआ था, और यहाँ नेहा कुमारी जो थी बोल रही थी कि मतलब इसका, हाँ आप ब्रा नहीं पहने हैं, ऐसे करके ये सब बात, मतलब ये सब बात बोल बोल करके और जलील करना। और फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ मतलब कपड़ा और मेरा, मतलब वो लोग जिस तरह से चाह रहे थे कि मतलब और कपड़ा फाड़ करके उसका ये करें, तो ये सब चीज़ यहाँ थाना में हुआ। तो थाना में देखिए महिला के साथ किस तरह से ज्यादती हुई, उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, उसको इतना अपमानित किया गया, इतना डराया गया ताकि वो आवाज़ ही नहीं उठा सके। लेकिन हम इनके शाबाशी देते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी ये डरी नहीं है, सहमी नहीं है। हाँ, दुखी जरूर हैं, टूटी हुई जरूर हैं, लेकिन फिर भी भाई को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही हैं। क्या आप भी इनके संघर्ष के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पुलिस का जो ये दागदार चेहरा है सबके सामने आए।